अस्सलाम वालेकुम। ये जो नोट्स आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है एमए इंग्लिश पार्ट 2 के नोट्स सर ताहिर इस्लाम के, और नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ये नोट्स अच्छे हैं, मैंने एमए पार्ट 1 की तैयारी भी इन्हीं से की थी। सर ताहिर के नोट्स से तो अच्छे हो गए थे पेपर्स। और क्योंकि इसमें जो भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है ना किसी पोइम का, ठीक है, या किसी पोइट का, वो इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाकी इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ती है कि एक दफ़ा आप उस पोइम की टेक्स्ट रीड कर लें, या अगर बहुत लेंथी पोइम है तो अगर आप एक दफ़ा समरी भी उसकी सुन लें, तो मेरे ख़्याल से कि आप रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप रट्टा मारेंगे इसको, रट्टा मारेंगे कॉन्टेक्स्ट को, तो फिर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट यही स्टेटमेंट आएगी पेपर में जो यहाँ पे मेंशन है, तो फिर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो बस इस वजह से आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको, आपके माइंड में। तो और आपको उसका पोएम का टेक्स्ट भी समझ आया हुआ हो, तो आपको फिर सिर्फ़ क्रिएटिव राइटिंग चाहिए होती है कि आप ना आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिएटिव राइटिंग आप नहीं आती, तो फिर थोड़े सिचुएशन क्रिटिकल है, फिर आपको रट्टा मार के फिल वक़्त गुज़ारना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद हमने वो स्टार्ट करना ही है क्रिएटिव राइटिंग के लिए एक सेशन, ठीक है? उसमें हम रेगुलर क्लासेस किया करेंगे, ताकि एक बंदा बहुत सोच भी ले कि मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, लेकिन जब तक आपके सर पे ना पड़ी हुई हो कि इस टाइम क्लास होनी ही है और ये असाइनमेंट जमा करानी ही है, तब तक मुझे लगता है वो चीज़ नहीं हो पाती। एक तो आपका अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए कुछ सीखने की, और साथ थोड़ा-सा एक टाइम टेबल स्केड्यूल थोड़ा टाइट होना चाहिए, तो आप तभी वो कर पाते हो। तो ऐसा हम करने वाले हैं पेपर से फ्री होने के बाद। तो ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं नोटिफ़ाई कर दूँगी, और जो ग्रुप मेंबर्स की सजेशन होगी हम बिल्कुल उसी तरह, उसी टाइम पे, उसी पैटर्न पे अपनी क्लासेस सेट करेंगे। ख़ैर, अभी मेरा उसका ग्रुप का व्हाट्सएप का लिंक मैं फिर भी वीडियो के एंड पे डाल दूँगी, तो ले मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वो अगर कोई जॉइन करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन फ़िल वक़्त हमारा जो हमने पेपर्स पास करने हैं, तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि जी आप अपनी वर्डिंग में क्वेश्चन एक दफ़ा बता दिया करें। तो फ़िल वक़्त मैं ना इसका एसटी कॉलरेज का जो एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एज़ अ सुपरनेचुरल पोएट, उसके बारे में बताने लगी हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे पोएट और राइटर ना, ताकि आप उसको अगर उर्दू में समझ आ जाए तो कुछ ना कुछ तो आप अगर क्वेश्चन में अगर आप किसी तरह ये समझ आ जाती है कि इसमें सुपरनेचुरल की बात की हुई है, तो आपने यही कुछ ही लिखना है उसमें, ठीक है ना? फिर आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। तो एक मेरी फ्रेंड है, उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि जी इसमें क्या है कह रहा राइटर, तो इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। बाकी अगर और भी सारे एमए पार्ट 2 के प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई इस तरह की गाइडेंस चाहिए हो कि बस अगर कोई टफ़ राइटिंग में नोट्स हैं तो उसको मैं सिंपल करके बता दूँ अपने वर्ड्स में, तो आई एम ऑलवेज़ प्रेज़ेंट फॉर दैट पर्पज़। तो एसटी कॉलरेज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस नोट्स में दिया हुआ है वो है जी, एसटी कॉलरेज एज़ अ सुपरनेचुरल पोएट। कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आ जाता है कि जिसमें कोई टर्मिनोलॉजी स्पेशली यूज़ की हुई है, और फिर कहा हुआ है कि अब आप इस पॉइंट का बताएँ कि ये क्या मतलब इसमें ये फैक्टर किस तरह से प्रेज़ेंट है, या इसके पॉइंट्स में ये फैक्टर किस तरह से प्रेज़ेंट है, तो उसको अटेम्प्ट करने का कुछ ट्रिक्स जो हैं वो यही हैं कि आपने, बल्कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, उसी को आपने इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में टच करना है, ठीक है? कि ताकि एग्ज़ैक्ट पता चले कि आप कहीं से रट्टा नहीं सुनाने लगे उसे चेकर को, बल्कि आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो पहली लाइन आपकी यही इमेज दे कि आप समझ चुके हैं एग्ज़ैक्टली कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, और फिर जब आगे उस इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ की अगली लाइन्स हों, तो वो इस चीज़ को ज़ाहिर करें कि आप पूरे क्वेश्चन में किन पॉइंट्स को टच करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो अगर इस तरह से आप इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आप कंक्लूसिव पैराग्राफ भी ऐसा अटेम्प्ट करते हैं कि जिसको एक दफ़ा अगर सिर्फ वो आपका पेपर बाकी क्वेश्चन सारा स्किम कर देता है और जस्ट इन कंक्लूसिव पैराग्राफ भी पढ़ लेना, तो उसे समझ आ जानी चाहिए कि आपने ना, मतलब एक सेल्फ राइटिंग भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। उसे समझ आ जाएगी कि आपने सेल्फ राइटिंग की हुई है, आपने ये पॉइंट्स को अपने क्वेश्चन में टच किया हुआ है और इस चीज़ को प्रूव किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आपने ना आपने लास्ट लाइन तो यही लिखनी है कि कंक्लूसिवली वी कैन से दैट योर हैंस प्रूव्ड बाय द अबव फैक्टर्स, ठीक है?
और जो भी उसकी क्वेश्चन में जिस चीज़ को उसने पूछना चाहे वो लाइन आपने एंड पे लिखनी है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि इंट्रोडक्टिव और कंक्लूसिव पैराग्राफ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेशक लेंथ भी मैटर करती है ऐसे पेपर्स में, जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट से पेपर होते हैं उसमें लेंथ जो है ना वो आपकी मार्किंग के लिए कर रही होती है मैटर, ठीक है? इस वजह से लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इवन अगर आप लेंथ भी कम लिखते हैं, ठीक है? लेकिन आप सिर्फ़ ये इमेज छोड़ देते हैं अपने पेपर में कि आपने जो लिखा है अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखा है और कोई रट्टा-शट्टा नहीं है और मतलब अच्छा कंटेंट आपने यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने ये जो आपको टेक्निक्स बताई हैं, ये इसके लिए यूज़ की जा सकती हैं इस इम्पैक्ट को छोड़ने के लिए पेपर में। तो आपको वो पासिंग मार्क्स ज़रूर दे देता है, ठीक है? जैसे मेरे जो पार्ट 1 के पेपर्स थे, तो वो मैंने बिल्कुल पेपर्स के मतलब थोड़ा टाइम पहले ही उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और पेपर दे दिया था। तो इस वजह से मैंने उनमें लेंथ कम लिखी थी, लेकिन की सारी सेल्फ राइटिंग थी, तो मेरे 40s की लाइन में सारे मार्क्स आराम से आ गए थे, ठीक है? और ये मुझे आइडिया था कि मैंने यही करना है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, साथ तो ज़्यादा मेरे पास पढ़ने का टाइम होता ही नहीं है। तो इस तरह से ना आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करें। बहरहाल अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो ये सबसे पहले इसने यहाँ पे यही क्योंकि सुपरनेचुरल उसने क्वेश्चन पूछा होगा इससे रिलेटेड कि इसको पोएट को एज़ अ सुपरनेचुरल पोएट आप साबित करें, तो आपने सबसे पहले बताना है कि सुपरनेचुरल होता क्या है, ठीक है? तो वही यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे कहा हुआ है कि सुपरनेचुरल ये होता है कि जब कोई भी चीज़ इस तरह से हो रही है, कोई इंसिडेंट इस तरह से हो रहा है कि वो नेचुरली यूँ आमतौर पे नहीं हुआ करता, ठीक है? और ना ही उसका कोई ताल्लुक है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप से, ठीक है? मतलब कि वो बात जो है वो समझ से थोड़ी बाहर लग रही है आपको, ठीक है? कि इंसान की मौजज़तन ही कोई चीज़ें उसमें ऐसी हुई हुई हैं, इंसान की समझ से बाहर है, आम रूटीन में तो इस तरह से फैक्टर्स नहीं होते। तो इसका मतलब है कि वो सुपरनेचुरल है चीज़, ठीक है? तो कोलरिज की जो पोएट्री है उसमें ये फैक्टर वाज़िह तौर पे नज़र आता है, ठीक है? उसकी कुछ पोएम्स हैं जिसमें ये चीज़ नज़र आती है कि उसने सुपरनेचुरल चीज़ों को टच किया हुआ है, फैक्टर्स को टच किया हुआ है। अब वो कैसे किया हुआ है, आगे उसने वो पॉइंट्स बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली बात ये है कि उसकी पॉइंट आप इसको चाहें तो इतना हेडिंग्स दे के पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से कि जो भी मतलब मेरे ख़्याल से क्या ऐसे ही होता है कि जो हायर डिग्रीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें आपने इतनी हेडिंग्स नहीं बनानी होती हैं। आर्ट्स के पेपर में स्पेसिफ़िकली साइंस के सब्जेक्ट्स में हेडिंग्स मैटर करती हैं। ख़ैर, आर्ट्स में आप कोशिश करें कि अ, इस तरह से हेडिंग ना दें नंबरिंग के साथ, लेकिन आप एक पैराग्राफ एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही हो और उस पैराग्राफ में बस मतलब कि जहाँ पे वो वर्ड आए उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक? मतलब कि उसको सॉरी एक्सप्लेन कर दें कह रही हूँ, उसको मार्कर से लिख दें या कोई पॉइंटर से लिख लें, ठीक है? मतलब वो बोल्ड हो जाए कि इस पैराग्राफ में इस चीज़ से रिलेटेड बात की हुई है, ठीक है? बाकी एग्ज़ैक्टली इस तरह से उसको प्रोमिनेंट करके हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ पैराग्राफ लिखें और जहाँ पे जिस चीज़ से रिलेटेड पैराग्राफ है विद इन द लाइन उसको आप हाइलाइट कर दें, चाहे अंडरलाइन करके या उसको वैसे मार्कर से लिख के, ठीक है? अच्छा, और बाकी ये कि क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करना है अगर आप उसमें कोटेशंस लिखते हैं बिल्कुल बुक से, ठीक है? तो ये भी एक इम्प्रेशन छोड़ता है कि आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इससे भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं ये इम्प्रेशन छोड़ के भी। अच्छा जी, तो इस नोट्स का ये फ़ायदा है कि इसमें बाकी इस तरह की कोटेशंस दी हुई होती हैं जो कि टेक्स्ट से उठाकर यहाँ पे मेंशन की हुई होती हैं पॉइंट के टेक्स्ट से उठाकर। तो वो आप उनको अगर आपने सारा टेक्स्ट नहीं भी पढ़ा तो सिर्फ़ आप उन कोटेशंस को ही रट्टा मार लें, तो इसका मतलब है कि आप यही जो पॉइंट्स हैं उसकी पोएम में भी हम प्रोमिनेंट होंगे, तो जब आपने वो पेपर में लिखे होंगे तो उससे ये इंप्रेशन मिल जाएगा कि आपने टेक्स्ट अच्छे से पढ़ के सेल्फ राइटिंग की हुई है और बस यही इंप्रेशन आपको एमए में पास होने के लिए काफ़ी है। अच्छा जी, तो ये सुपरनेचुरलिज़्म की समझ आ गई है। लाइन्स आप यहाँ से वर्ड्स खुद रीड कर लीजिएगा, इसके बाद तो आप जो है ना एक दफ़ा भी आप उसके बाद रीड कर लेंगे मेरे समझाने के बाद तो आपको हो जाएगा कवर। रिफाइंड एंड सब्जेक्टिव है, सबसे पहले उसने कहा इसकी जो पोएट्री है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि एक तो अच्छे से उसने चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन उसकी जो सारी बातें हैं ना, वो जिस बंदे पे गुज़री है ना, उसका एक्सपीरियंस है बेसिकली, ठीक है? हो सकता है किसी दूसरा बंदा उसी सिचुएशन से गुज़रे तो किसी और तरह परसीव करे। सब्जेक्टिव का मतलब है कि जिस तरह जो बंदे पे बीती है, उसने कैसा एक्सपीरियंस किया हुआ है, उनको वो चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है, ठीक है? अच्छा, तो
उसने कहा है कि जो कॉलरिज की सुपरनेचुरलिज्म है ना, वो रिफाइंड है और सब्जेक्टिव है। लाइक उसने जब ये कहा है, द स्पॉट ऑन द ब्रेन दैट विल शो इटसेल्फ आउट। ठीक है, तो ये जो है ये एक सुपरनेचुरल फैक्टर है कि आपके जो आप माइंड में एक पॉइंट होता है कि आप उस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे होते हो। ठीक है, लाइक जैसे जो छठी हिस्स होती है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कोई रीज़न नहीं होता कि आप किस इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। लाइक अगर किसी को एग्ज़ाम से पहले ही इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता उस दिन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक माइंड में स्पॉट होता है ना, ठीक है, उसकी उसने यहाँ पे बात की हुई है कि द स्पॉट ऑन द ब्रेन दैट शो इटसेल्फ आउट। ठीक है, कि वैसा हो जाता है। अब उसमें कोई कॉज़ एंड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रीज़न नहीं वो दे सकता कि उसे कैसे पहले पता था कि ये चीज़ होने वाली है। तो ये भी एक सुपरनेचुरल ट्रेट है। ठीक है, और जो इसने अपने पोएम में इस तरह से एक्सप्लेन किया होता है कि इस चीज़ को आँखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब आप पोएम पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक ऐसा इमेज क्रिएट कर देती है पोएम कि आपको उससे एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे हॉरर की फीलिंग इसने अपने पोएम में दी हुई है, ऐसे सिनेरियो क्रिएट करके। आई मूव माय लिप्स, द पायलट श्रीक्ड एंड फेल डाउन इन अ फिट। ठीक है, तो इससे आपको एक खौफ सा पैदा होता है इसकी स्टेटमेंट से। ठीक है, तो इस तरह की जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स को अराउज़ किया हुआ है इसने, तो ये एक जो है ना वो सुपरनेचुरल इसकी जो सुपरनेचुरलिज़्म को इसने इस तरह से टच किया हुआ है। ठीक है, कि उसने सुपरनेचुरल फैक्टर दिखाया है, लेकिन आपके माइंड में ही उसकी फीलिंग्स को अराउज़ किया है। ठीक है, उसको आँखों से शायद ना ऐसा आप देख पाते। जैसे जो मैरिनर होता है इसमें द एंशिएंट मैरिनर में, तो वो अपने लिप्स को मूव करता है और वो एक एक्चुअली छोटी-सी एक और कश्ती होती है, तो उसका जो पायलट होता है, वो काम चाहता है। ठीक है, और फिर जो मैरिनर होता है, वो एक फिट पड़ता है सर, वो गिर जाता है। ठीक है, ख़ैर वो पोएम जब आप अगर उसका वो देख लें समरी, तो वो बाद में फिर उठ जाता है। तो इस तरह से एक खौफ सा जो पैदा होता है कि भई क्या सिचुएशन हुई होगी, तो ये इसकी एक उसकी सुपरनेचुरल की ना एक क्वालिटी है कि इसने सुपरनेचुरलिज़्म को इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स बताई हुई हैं और रिफाइन करके बताई हुई हैं। सजेस्टिवनेस है उसके बाद इसकी पोएम में। सजेस्टिवनेस का ये मतलब है कि आपको पहले ही वो कुछ ऐसे क्लूज़ देता है अपनी पोएम में कि जिससे आपके माइंड में एक आइडिया बिल्ड हो जाता है कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है? जैसे जब मैरिनर गेस्ट को अपनी ग्लिटरिंग आई की वज़ह से रोक के रखता है। ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे एक सजेशन आती है माइंड में, एक क्लू सा मिल जाता है कि ग्लिटरिंग आई से कैसे वो एक बंदे को रोक के रख सकता है। ठीक है? तो ये एक मिस्ट्री जो क्रिएट होती है फिर वो थ्रू आउट द पोएम रहती है। तो ये भी एक इसकी ख़ास क्वालिटी है कि इसने सुपरनेचुरलिज़्म को सजेस्टिवनेस के साथ लेके चला हुआ है। वेगनेस है उसके बाद इसकी पोएट्री में कि चीज़ें क्लियर कट नहीं आपको समझ आती, क्योंकि वैसे भी सुपरनेचुरलिज़्म जो है वो बियॉन्ड कॉज़ एंड इफ़ेक्ट होती है, बियॉन्ड रेशनल होती है चीज़ें। ठीक है? तो एक आपको ना थ्रू आउट द पोएम ये बिल्कुल क्लियर कोई इमेज नहीं नज़र आएगा इसकी पोएट्री में, बल्कि वेगनेस का मतलब होता है कि एम्बिग्युइटी रहेगी, अनक्लियर रहेंगी चीज़ें। उसके बाद है इंडेफिनिटनेस। ठीक है? तो इनडेफिनिटनेस इस तरह से है कि इसने कोई फिक्स्ड या डेफिनिट करैक्टर नहीं बताया हुआ कि भई एक परी आती है या एक जिन आता है, इस तरह से कोई डेफिनिट करैक्टर नहीं है। लेकिन जो करैक्टर्स हैं, वो उनके साथ ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि बंदा को लगता है कि पता नहीं ये रियलिटी में हुआ होगा कि ये इल्यूज़न है, जस्ट उस बंदे ने इस तरह से परसीव किया हुआ होगा। ठीक है? तो ये है बेसिकली इंडेफिनिटनेस। ऑकल्ट फोर्सेस हैं कुछ। ठीक है? ऑकल्ट फोर्सेस का मतलब है कि वही जो नज़र ना आने वाली फोर्सेस हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैरिनर वाली पोएम में मैरिनर की जो ग्लिटरिंग आई है वो गेस्ट को रोक के रखती है। हालाँकि उस बंदे ने शादी पे जाना है, उस गेस्ट ने, उसको जल्दी है जाने की, लेकिन उसकी ग्लिटरिंग आइज़ ही ऐसी हैं कि वो बंदा वहीं पे रुका रहता है और उसकी पूरी बात सुनता है। ठीक है? और फिर एंड ऑफ द पोएम में वो ये बात खुद कहता भी है, जो मैरिनर होता है वो ये कहता है कि मैं पहचान लेता होता हूँ कि कौन बंदा मेरी पूरी बात सुन सकता है।
ठीक है, और फिर मैं उसको अपनी बात सुनाता हूँ ताकि मैं अपने पेन को रिलीव कर सकूँ। तो ये, और इसी तरह इसकी क्रिस्टाबेल एक पोइम है, तो उसमें भी गेराल्डिन स्पेल्स जो है वो क्रिस्टाबेल एक करैक्टर है, उसकी टंग को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये कुछ फोर्सेस हैं जो इसकी पोइम में यूज़, इसने कुछ ऐसे ओकल्ट फोर्सेस को अपनी पोइम्स के अंदर शो किया हुआ है जो कि एक सुपर नेचुरल है। यूजुअली तो लोगों के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती कि अपनी आंखों से किसी को रोक के रख लें, ठीक है, या कुछ ऐसा एक अपना ओरा दूसरों पे छोड़ें कि वो लोग जो हैं उसकी ज़ुबान रुक जाए या कुछ इस तरह का हो जाए, ऐसा सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ना ये। क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एटमॉस्फेयर, फिर इसके पॉइंट में एक ये चीज़ नज़र आती है कि जो भी इसने सुपर नेचुरल चीज़ें तो बताई से जो बताई हैं, इसने प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर पूरा एक स्केच बनाया है उनका, ठीक है, कि वहाँ पे भी ऐसे हॉरर और ऐसी एटमॉस्फेयर बना देता है कि फिर वो बाकी बंदे को लगता है कि थोड़ा मतलब शक होने लगता है कि रियलिटी से थोड़ा-थोड़ा तो दूर लग रहा है, रियलिटी में ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे उसने पोएम की लाइन्स यहाँ पे जो मेंशन की हैं, इज़ द नाइट चिली एंड डार्क, क्या नाइट चिली और मतलब ठंडी और अंधेरी होती है? द नाइट इज़ चिली बट नॉट डार्क, ठीक है? अब वो वहाँ का बता रहा है कि ये जो मैं सीन बताने लगा हूँ इसमें नाइट ठंडी तो है लेकिन उसमें इतना अंधेरा नहीं है। तो अब माइंड कहता है कि ऐसी कैसी बात हो सकती है कि रात भी है और अंधेरा नहीं है और ठंडक भी है। तो इस तरह से कुछ एनवायरनमेंट ही, एक तो वही जो वेगनेस है वो इसकी है ही है पोइम में, और इस तरह से यहाँ अपने वर्ड से एक मिस्ट्री आपके माइंड में, क्यूरियोसिटी छोड़ देता है ये पोइट। द थिन ग्रे क्लाउड इज स्प्रेड ऑन हाई, इट कवर्स बट नॉट हाइड्स द स्काई, ठीक है, कि एक ग्रे क्लाउड है वो ऊपर फैल रहा है लेकिन फिर भी वो पूरे आसमान को कवर कर रहा है लेकिन छुपा नहीं रहा। ऐसे जो वर्ड्स हैं ना वो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देते हैं इस माइंड के रीडर के माइंड में, ताकि वो ना इसको अच्छा जी, ताकि वो उस एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ रहे रीडर के माइंड में, ठीक है, कि थोड़ा-सा आपके डर में एक सुपर नेचुरल वाला फैक्टर क्रिएट रहे कि ये कुछ लगता है कि खुदाई चीज़ होने लगी है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नेचुरली तो नहीं होता। द फ्यूजन ऑफ द नेचुरल एंड द सुपर नेचुरल, फिर 7th पॉइंट ये इसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि सुपर नेचुरल और नेचुरल को इस तरह से मिक्सअप करके लिखा हुआ है कि कहीं आपको बस एक कह लो कि सजेस्टिवनेस सी रहती है माइंड में, एक इमेज सा ही रहता है कि शायद ये बात सुपर नेचुरल हो रहा है, नेचुरल में ऐसे कैसे हो सकती है चीज़, ठीक है। लेकिन नेचुरल करके इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है उस चीज़ को कि थोड़ा थोड़ा आपको ये भी लगता है कि शायद वाकई में ऐसा हो गया होगा, रियलिटी बेस्ड ही बात लग रही है। फ्लाइट टू मिडीवल वर्ल्ड, मिडीवल वर्ल्ड जो है वो यूरोप कि मिडल एजेस का टाइम है, जहाँ उस टाइम को इस वजह से अलहदा से मेंशन किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ थी उस टाइम में लोगों में, ठीक है, या उस वक्त का जो लिटरेचर था, म्यूज़िक था, उसमें कुछ ख़ास खसूसियात थी, ठीक है। तो जैसे अब इसकी पोइम में इसने कैसल, क्रिस्टाबेल में कैसल को डिस्कस किया हुआ है। कैसल एक बिल्डिंग्स होती थी उस वक्त के दौर में वहाँ पे यूरोप में, तो उनकी बात है, ठीक है। फिर द एंशिएंट मैरिनर में उसने मेडिवल टच दिया है, द क्रॉसबो, द शिवरिंग हर्मिट और प्रेयर्स टू मैरी क्वीन, इन बातों को डिस्कस करके। क्रॉसबो उस वक्त लोग शिकार के लिए यूज़ करते थे उस टाइम में, ठीक है, ज़्यादातर। और फिर ये शिवरिंग हर्मिट, हर्मिट होता है कोई रिलीजियस एजुकेशन जो ले रहा हो ऐसा स्टूडेंट ना, उसका। और फिर प्रेयर टू मैरी क्वीन, क्वीन से शादी करने की दुआएं, ये उस वक्त के लिटरेचर में ये चीज़ें आपको ज़्यादातर नज़र आती हैं। तो जब यहाँ जिस भी आज भी अगर हम कोई पोइम या कोई लिटरेचर की चीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें ऐसी चीज़ों का जिक्र है तो हम कह सकते हैं कि ये मिडीवल वर्ल्ड की बात है, मिडीवल वर्ल्ड का लिटरेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसकी पोइम में है। सिंबल ऑफ द मिस्ट्री, फिर वही बात है कि मिस्ट्री इसने, आपने एक्चुअली पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो वही बात, एक ही बात को आपने डिफरेंट वर्ड्स में पेपर में यूज़ इसी तरह से करना है, ये भी एक स्किल है, ठीक है, कि डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके एक चीज़ को प्रूव करना आपने जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंबल ऑफ मिस्ट्री है द एंशिएंट मैरिनर में, ठीक है। और फिर कॉलरिज को ये लगता है कि लव जो है वो सिर्फ एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वो
लव की क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है? तो ये जो लव की क्वालिटी है, यही एक मिस्ट्री को क्रिएट करके रखती है, ठीक है? कि आप किसी के साथ नेचुरली बेशक आपका कोई उससे लेना दे मतलब कि आप कह लो कि लव का मतलब ये बेसिकली ये होता है कि आप किसी को बगैर किसी गर्ज़ के भलाई चाह रहे हो किसी की, तो ये लव होता है, ठीक है? जैसे अगर कोई सारी इंसानियत से लव करता है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरों के वेलफेयर के लिए कोशिश करेगा इंसान, बेशक उसका अपना कोई फ़ायदा ना हो रहा हो उस काम में। और फिर ये एक मिस्ट्री वाली ही बात इस तरह से लगती है ना कि आखिर इस बंदे का अपना क्या फ़ायदा है? ये क्यों एक मेरे काम के लिए इतना परेशान हो रहा है? तो इसकी लाइन्स हैं अपने पोएम में, द प्रेयर्थ वेल हू लव्ड वेल, ही प्रेयर्थ वेल हू लव्ड वेल, कि उसने अच्छी दुआ की जिसने मोहब्बत की, बोथ मैन बर्ड एंड बीस्ट। और फिर वो अगली लाइन में ये ज़ाहिर करना चाहता है कि सिर्फ इंसान नहीं है जो ये मोहब्बत करता है, बल्कि बर्ड बीस्ट मतलब जानवर परिंदे सब में ये क्वालिटी मौजूद है। देख, क्योंकि इंसान का लफ्ज़ तो मखूज़ ही उन्स से है ना, तो सिर्फ उसने कहा है कि फिर भी सिर्फ इंसान में नहीं, ये जानवर परिंदों में भी ये चीज़ है कि वो मोहब्बत करते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल मैनर, फिर इसकी पोइम्स में जो सुपर नेचुरल है वो साइकोलॉजिकल मैनर में एक्सप्लेन किया गया हुआ है, ठीक है? कि अपने वर्ड्स से वो आपकी मेंटल स्टेट ऐसी कर देता है कि उसमें एक वंडर और क्यूरियोसिटी आ जाती है आपके माइंड में, ठीक है? जो इसने अपना जो भी कोई कह लो कि मौजज़ात वगैरह दिखाए हैं या जैसे ये उसकी ग्लिटरिंग आइज़ वगैरह, तो वो एक रीडर में थ्रिल और एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मिस्ट्री और ऑकनेस माइंड में क्रिएट करने के लिए है, ठीक है? कि एक मिस्ट्री रहे, एक क्यूरियोसिटी रहे रीडर के माइंड में, ठीक है? अ, अ, जो गेराल्टीन है उसमें तो लिटिल मिस्ट्री है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इस चीज़ में कामयाब हो गया है कि एक सुपर नेचुरल फैक्टर रीडर के माइंड में छोड़ दे।